हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले टेट एग्जाम्स के लिए जो आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा था। तो उसमें मैंने आपको टोटल 4 चैप्टर करवा दिए थे 5 पार्ट में, और उससे रिलेटेड आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में वो भी मैंने आपको करवा दिया था। अगर आपने वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो मैंने अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी वो बहुत मदद करेगा। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका हिंदी पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र का एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार जो सीटेट में पूछा जाता है वो है आपका ये सिलेबस, जिसमें हमने शुरू के 4 चैप्टर, पहला भाषा अधिगम एवं अर्जन, दूसरा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तीसरा भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, जो कि मैंने इसको 2 भाग में करवाया था। भाषा के कार्य अलग और सुनने और बोलने की क्या भूमिका है भाषा के कार्य में वो अलग, और चौथा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो ये 4 टॉपिक हमने कर लिए हैं अलग से, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 5वां, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या। मतलब जो भाषा की शिक्षण क्लास हम ले रहे होते हैं उसमें बच्चों के कक्षा कक्ष में क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पार्ट को भी, इस टॉपिक को भी हम 2 पार्ट में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि शिक्षण में किस प्रकार की समस्या आती हैं, और दूसरे प्रकार में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी किस किस प्रकार की वो जो विकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो कि आपके हिंदी से रिलेटेड चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपने डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया पढ़ा भी होगा, कहीं पर ध्यान भी होगा, तो वो इसी चैप्टर के अंदर आता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि कक्षा कक्ष की क्या क्या समान समस्याएं आती हैं और उससे रिलेटेड किस प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके बारे में। यानी कि वीडियो के एंड में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उनको भी लगाकर देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए। चैप्टर 5th, जिसको मैंने 6th नाम दे रखा है, क्यों? क्योंकि हमने 3rd चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ा था। ओके, चलिए लिख लीजिए क्या है टॉपिक, भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। यानी कि आप जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें किस किस चीज़ की समस्याएं आती है, कक्षा से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, या फिर आपके टीचर से रिलेटेड, सारी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ओके, और वीडियो के एंड में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पॉइंट में लिख रखा है उत्सुकता, नवीनता या फिर ध्यान या प्रेरणा। ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्सुकता, नवीनता, ध्यान या प्रेरणा। यह चारों कक्षा शिक्षण के 4 मजबूत स्तंभ यानी कि आधार स्तंभ माने जाते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर है, उसी प्रकार के भाषा शिक्षण में ये 4 मजबूत क्या माने जाते हैं, स्तंभ माने जाते हैं। ओके, इनके बिना हम क्या कर सकते हैं, अच्छी शिक्षण ग्रहण बच्चों को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि नीचे मैंने आपको पॉइंट एक लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शिक्षण का अर्थ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उन तक पहुंचना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको क्या है कि बच्चों को केवल आप पढ़ा ही ना दो, पढ़ाने के साथ साथ आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हो, जो बच्चों को बताना चाहते हो, वो उन तक पहुंचना चाहिए, उनको सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि बस हमने हमारे अंदर जितनी समझ थी, जो हम जानते थे, वो जाकर बच्चों के दिमाग में उड़ाल दिया, बच्चों को समझ में आया या ना आया, बल्कि हमारा ये मोटिवेशन होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, जो चीज़ हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक उनको पहुंच सके। जितना हम बच्चों को समझेंगे उनको पढ़ाने में हमें उतना ही आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक बनना और अध्यापक होना 2 भिन्न तथ्य हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यापक बनना और अध्यापक होना ये 2 भिन्न तथ्य हैं। पहला, अध्यापक बनने के लिए 1 डिग्री की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है, जो भी अध्यापक बनना चाहता है उसको केवल 1 डिग्री यानी कि बीएड, डीएड, किसी की भी डिग्री लेकर वो अध्यापक बन तो सकता है, लेकिन एक अध्यापक होने के लिए सतत
अध्ययन की अनिवार्यता होता है। मतलब जो भी आप कर रहे हो, जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो आज, क्योंकि आज जो फॉर एग्जांपल 1980 में जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता था वही आज हम 2020 में उसी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं। इसलिए अध्यापक बनने के लिए केवल एक डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन अध्यापक होने के लिए आपको समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाना होता है, क्योंकि बच्चा आज किस प्रकार से समझ सकता है, किस प्रकार से बच्चों को हम समझा सकते हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं, वो हमें सीखना होता है, अपने अंदर परिवर्तन लाना होता है। हमें समय समय पर नई नई चीज़ें सीखनी होती है, मतलब सतत अध्ययन हमें करना होता है कि बच्चे को हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, तो ये दो आपके प्रमुख अध्यापक के अंदर इंपॉर्टेंस होती है। अध्यापक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मेन कर्तव्य जो अध्यापक का होना होता है वो मुश्किल होता है। ओके, चलिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि शिक्षण में आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो अब बात करी जाए तो शिक्षण एक त्रिआयामी यानी कि त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जिसमें 3 कोण हैं, जैसे कि शिक्षक, शिक्षण और शिक्षार्थी। ये तीनों के तीनों इर्द गिर्द घूमता है आपका। आप सभी को पता है कि 3 पिलर माना जाता है शिक्षण को, त्रिकोणीय प्रक्रिया मानी जाती है। तो शिक्षक यानी कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, शिक्षण यानी कि जो आपका करिकुलम यानी कि सिलेबस है, और शिक्षार्थी यानी कि बच्चे जिनको चाहिए वो शिक्षा। तो ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करती है शिक्षण हमारी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा त्रिकोणीय प्रक्रिया है। आगे बात करें तो शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों यानी कि जो आपकी टूल्स बोल सकते हो आप, नई नई तकनीक्स बोल सकते हो। ओके, तो शिक्षक विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को या फिर जो आपको समझा रहा है उसको यानी कि ज्ञान बोल सकते हो, शिक्षण को बहुआयामी बनाता है। शिक्षण प्रक्रिया में सामान्यतः 3 स्तर पर समस्याएं देखने को या फिर मिलती है या फिर आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि टीचर जो होता है जिस प्रकार की भी समस्या आती है उसको विभिन्न प्रवृत्तियों यानी कि टूल्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से, नई नई प्रवृत्तियों के माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश करता है और बच्चे को और अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करता है। जो कि शिक्षण प्रक्रिया में कितने प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, कितने स्तर पर, तो 3 स्तर पर देखने को मिलती है। पहला शिक्षक के स्तर पर, मतलब टीचर के स्तर पर। दूसरा शिक्षण के स्तर पर यानी कि आपका जो सिलेबस है उसके लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो शिक्षण सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसके स्तर पर। या फिर तीसरा शिक्षार्थियों के स्तर पर। तो इन 3 स्तर पर आपके शिक्षण में समस्याएं देखने को मिलती है। अब ये तीनों स्तर में कौन कौन सी हो सकती है, तो अनेकों बात आती है और यहाँ से अनेकों क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इन तीनों को मैं एक एक करके अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, शिक्षक के स्तर पर यानी कि टीचर के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं होती है उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक 2 कारकों से प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में आते हैं। पहला संयोग से या फिर दूसरा अपनी इच्छा से। दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम जो टीचर बनना चाहते हैं वो 2 प्रकार से जो टीचर बच्चा बनना चाहता है वो 2 प्रकार से उससे प्रभावित होकर शिक्षण के क्षेत्र में यानी कि टीचिंग के फील्ड में आता है। पहला संयोग से और दूसरा अपनी इच्छा से। जो अपनी इच्छा से आता है ना वही आपका माना जाता है यहाँ पर बेस्ट टीचर एनसीईआरटी के बुक्स के अनुसार, संयोग वाले से नहीं। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। संयोग से मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किसी बच्चे को उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिली, उस प्रकार का आपका माहौल मिला, उस प्रकार का आपको पूरा का पूरा व्यवस्था मिली और उसी के अंदर घुलते घुलते आप अपने आप ही शिक्षक की फील्ड में आ गए। और दूसरा बच्चा वो जो अपनी इच्छा से आया, मतलब शुरू से ही उसने सोच रखा था कि मैं टीचर की फील्ड में यानी कि शिक्षक के क्षेत्र में जाऊंगा। ओके, तो ये 2 प्रकार से बच्चा कहाँ पर आता है, शिक्षक के स्तर में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस टीचिंग के स्तर में जो शिक्षक की मुख्य समस्याएं जिससे हमारी क्या होती है समझाने या सीखने की प्रक्रिया को क्या होता है प्रभावित होता है। पहला पॉइंट कि शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोल रखा है शिक्षक यानी कि टीचर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हो, यानी कि नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि टीचर के पास डिग्री नहीं है या फेक है या झोला छाप टीचर है, वो कहने का मतलब नहीं है। टीचर के पास डिग्री तो है लेकिन करेक्ट उसके पास टीचर ट्रेनिंग की पूरी वो नहीं है। जैसे कि आजकल सीटेट वगैरह क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आजकल अलग अलग प्रकार की
प्राइवेट संस्थान खुल गई है जो कि फेक डिग्री यानी कि पेपर तो दिलवाकर पास करके डिग्री दे दी जाती है, लेकिन वो टीचर के उसके अंदर पूरे गुण नहीं आ पाते हैं। इसलिए सीटेट को अनाउंस किया गया था 2011 में। ओके, इसलिए टीचर के पास डिग्री तो आ जाती है लेकिन वो पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है शिक्षक के ऊपर अपनी मातृभाषा का अत्यधिक प्रभाव हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तमिल तेलुगु वाला कोई पर्सन है, उसकी हमेशा तमिल तेलुगु ही बोली होगी। अगर वो हिंदी परिभाष में आकर बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने लग जाए तो उसकी मातृभाषा क्या होगी, तमिल तेलुगु होगी, और वहाँ पर वातावरण किस चीज़ का है, हिंदी परिवेश का है। तो वहाँ पर बच्चों को सीखने समझने में क्या होगी, कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि उसकी मातृभाषा ही उसके आड़े आ रही है। टीचर को उसको वहीं का ही ज्ञान है, उसी चीज़ का ही ज्ञान है, तो वहाँ पर भी परेशानी देखने को मिल सकती है। तीसरा है शिक्षक मानसिक दबाव की परिस्थितियों में उलझे हो। अब जैसे कि टीचर होते हैं कि या टीचर की जगह और कोई भी होता है, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर जब भी मानसिक दबाव आएगा ना, कोई भी फाइनेंशियल या फिर आपका फिजिकल जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो टीचिंग में कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कभी तबीयत खराब हो जाए, मेरा उस लास्ट टाइम या लास्ट क्लास में सर दर्द हो रहा था, मैंने आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव की परिस्थिति होती है तो वहाँ पर शिक्षक क्या होता है, सही तरीके से पढ़ा नहीं पाता है। नेक्स्ट है विषय का समुचित ज्ञान ना हो। अगर किसी टीचर को कि जो विषय वो पढ़ा रहा है उसने पूरी की पूरी तैयारी नहीं करी है, उसके प्रति उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चे को सही तरीके से समझा नहीं पाएगा। जैसे कि मैं आपको ये अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका ज्ञान मुझे है तभी तो मैं आपके पास डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहीं पर ये उठाकर आपको पढ़ाने लग जाऊँ, जो चीज़ लिखी हुई है वही आपको बोलता रहूँ, तो आप समझ पाओगे नहीं। तो विषय का जो होता है वो समुचित ज्ञान होगा, तभी वो शिक्षक जो होगा वो बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएगा। और लास्ट है आपका शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों का पालन नहीं कर रहा हो। यानी कि जो भी हमारे टीचर फील्ड की जुड़ी हुई जो तथ्य हैं, जो रूल्स है, जो नियम है, जैसे कि सतत आपकी हमेशा बच्चों का मूल्यांकन आकलन करना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इससे जुड़े जो तथ्य होते हैं, बच्चे की कहाँ कठिनाई आ रही है उनका पता करना। तो इन चीज़ों का जो टीचर अगर प्रक्रियाओं से जुड़े तथ्यों का वो पालन कर रहा है तो अच्छी तरीके से सिखा पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पालन नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ओके, तो ये था आपका पहला स्तर, शिक्षक के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। अब ये नहीं कह सकते कि हमेशा टीचर ही गलत होता है, कई बार आपके शिक्षण स्तर पे भी आपके देखने को मिलती हैं समस्याएं। तो सेकंड ही है आपका शिक्षण के स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शिक्षक को भाषा शिक्षण में विद्यालय में साधन संयोग जो होते हैं आपके वो ना मिल रहे हो, उसके चक्कर से भी देखने को ये मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में संसाधनों की कमी हो, शिक्षण की आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट, चौक, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास आदि, ये सारी की सारी जो समस्याएं सामग्री होती हैं, जो संसाधन सामग्री होती हैं, जो आपके शिक्षण में काम आती है बहुत ज़्यादा बच्चों को। क्योंकि आपके क्लास में अगर श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड ही नहीं होगा तो बच्चों को आप लिख कर कैसे बताओगे, कोई चीज़ समझानी हो तो। अगर ब्लैक बोर्ड है और चौक नहीं है तो बच्चों को लिख कर कैसे आप दिखाओगे। तो इस प्रकार की अगर सहायक सामग्री आपके पास होगी तो आप क्लास में अच्छी तरीके से समझा पाओगे बच्चे को, और आप बेहतरी तरीके से बच्चों को आगे और क्यों लेके जाओगे। तो शिक्षण भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। ओके, नेक्स्ट है कक्षा में प्रकाश, पंखों आदि की उचित व्यवस्था ना हो। अगर क्लास में रोशनी ना हो या किसी आपके गर्मी से बच्चे परेशान हो रहे हो तो बच्चे वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। वैसे ही कक्षा में छात्रों की संख्या अनुपात से अधिक हो, जो कि आजकल इंडिया में रेशो जो चल रहा है वो 30 और 35 1 का चल रहा है। अगर उसी को हम 70 से पार ले जाएं, 60 से पार ले जाएं, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, तो एक टीचर भी सही तरीके से सही प्रकार से पढ़ा नहीं पाएगा। ओके, तो उसलिए कक्षा में जो छात्रों का अनुपात होता है वो अधिक हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या फिर ऐसी पाठ्य सामग्री हो जो रुचिपूर्ण ना हो, मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल कि आपको चाहिए अभी श्यामपट्ट जो कि बच्चों का आप लिखकर बता दो, वहाँ पर आपको एक दीवार दे दी और उस पर आप लिखने के लिए बोल दिया कि दीवार पर लिखकर बच्चों को समझा दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो रुचिपूर्ण अगर सामग्री ना मिल पाए तो सही तरीके से हम बच्चों को वहाँ पर भी नहीं सिखा पाते हैं। या फिर सही मूल्यांकन ना कर पाना,
मतलब टीचर का जो मूल्यांकन करने के लिए, बच्चों को चेक करने के लिए हमेशा पर बीच बीच में कभी टेस्ट, कभी आपके जो बोल सकते हो मंडे टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, या फिर कोई प्रैक्टिकल हो गया, इस प्रकार की चीज़ें लेते हो, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम उसका जो है मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी कमी देखने को मिलती है। या फिर मूल्यांकन के प्रति जो आपके बाद में पता चलता है, जो त्रुटियां होती है, यानी कि आपने मूल्यांकन तो कर लिया लेकिन उसके पश्चात जो त्रुटियां होती है उसका पहचान नहीं कर पाए कि आखिर इसकी त्रुटियां जो है वो है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि गलती क्या है, तब तक आप उसका कैसे समाधान कर पाओगे। ओके, तो शिक्षण के स्तर पर ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके सामने देखने को मिलती है, जो कि बच्चे के अंदर सामने समस्या प्रकट करती हैं। ओके, और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है शिक्षार्थियों के स्तर पर, यानी कि बच्चों के लेवल पर भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई बच्चे कुछ आपको भी पता है शरारती होते हैं। तो शिक्षार्थियों के स्तर पर कौन कौन सी समस्या होती है, चलिए उनको समझ लेते हैं। पहला, कक्षा में बहुभाषा या बहुभाषी में बच्चों का होना, कि एक जो बच्चा है वो आपका कई भाषाओं को जानता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुभाषी होना बेकार है, बहुभाषा हमेशा ध्यान रखिएगा वो सकारात्मक होता है, लेकिन हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही रूप में, सही दिशा में ले जाएं, तो नहीं तो ये बहुत हानिकारक हो जाता है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ओके, नेक्स्ट है बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री की का ना होना, मतलब कि बच्चों को जिस प्रकार की सहायक सामग्री चाहिए, फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल करने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, जैसे कि साइंस में टेस्ट ट्यूब चाहिए, बीकर चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें चाहिए, अगर वो ही नहीं है, सहायक सामग्री ही नहीं है, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट क्लास के लिए बोर्ड हो गया, या फिर आपके चॉक्स हो गए, ये नहीं है, तो किस प्रकार से बच्चा वो पढ़ पाएगा। ओके, तो उस प्रकार की सहायक सामग्री अगर नहीं हो तो बच्चे को वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बाल साहित्य ना होना। ओके, नेक्स्ट है आपका पारिवारिक वातावरण का भाषा शिक्षण के अनुकूल न होना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर की जो भाषा है वो तमिल, तेलुगु या बंगाली है, लेकिन क्लास में आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, वो आपके हिंदी में पढ़ रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो परिवार का जो वातावरण होता है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को इफेक्ट करता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, क्योंकि घर पर कोई और बोली है, क्लास में कोई और प्रकार से सिखाया जा रहा है, तो बच्चे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कठिनाई देखने को मिलती है। वहीं पर ही भाषीय कौशल में पठन लेखन ठीक ना होना, मतलब जिस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चे का जो पढ़ना हो गया और लिखना हो गया वो बच्चे का ठीक नहीं है, जिसके कारण बच्चा सही तरीके से सीखने से सिखाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पिछड़ता जा रहा है। या फिर शारीरिक कष्ट होना, मतलब बच्चे की तबीयत बार बार खराब होना, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, जिसकी वजह से वो क्लास के बाहर जा रहा है बार बार फर्स्ट एड के लिए, या कई बार वो क्लास में उपस्थित ही नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भी बच्चे की जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे की रोकथाम हो जाती है, कहीं ना कहीं वो बाकी बच्चों से वो पीछे हो पड़ जाता है या हो जाता है। ओके, तो ये था आज का पूरा आपका शिक्षण सामग्री से रिलेटेड कितनी समस्याएं आती हैं और किस किस स्तर पर आती हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार लगा के देखते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आखिर पूछे जाते हैं स्कूल में या फिर आपके एग्जाम सीटेट में। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कक्षा शिक्षण का आधारभूत तत्व है। तो आधारभूत तत्व क्या है, प्रसन्नता, व्यवस्था, मधुरता या उत्सुकता। तो मैंने आपको बताई थी उत्सुकता, 4 स्तंभ यानी कि 4 पिलर बताए थे मैंने आपको, उसमें से आपका क्या था, क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता जो होता है वो कक्षा शिक्षण का आधारभूत तत्व होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपने लिखते रहिएगा और मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता जाता हूँ और मैच करते रहिए कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हुए हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए या कितने नहीं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, शिक्षक का कर्तव्य है, यानी कि जो टीचर है उसका कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि, तो एक लाइन मैंने आपको बोली थी कि शिक्षक का कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि बच्चों तक पहुंचाना है या पहुंचना भी है। ओके, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा, उन तक पहुंचना भी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को अपने ज्ञान उत्तीर्ण हेतु करना चाहिए, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी किसी भी चीज़ को सही अच्छा और करने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षात्तर अध्ययन या फिर विषयोत्तर अध्ययन या अपने विषय का सम्यक अध्ययन या फिर शिक्षण में नियमों या कानूनों का अध्ययन। तो देखने से पता लग जाता है कि किसी भी विषय में ज्ञान बढ़ाने की बात हो रही है ना, तो अब वो क्या करना चाहिए? विषयोत्तर अध्ययन करना चाहिए, उनको पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए विषय के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण नहीं चल सकता डैश के बिना। तो किसके बिना नहीं चल सकता? तो ये तो सभी को पता है, बहुत आराम से आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आसान है लेकिन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किसके बिना? विद्यार्थियों के बिना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण बेहतर नहीं हो सकता यदि शिक्षक, ध्यान रखिएगा, शिक्षण बेहतर नहीं हो सकता यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हो या फिर व्यवस्थित ना हो या फिर आपका व्यक्तित्व ना हो या विषय विशेषज्ञ ना हो। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रशिक्षित ना हो। मैंने आपको बोला जो टीचर जो होते हैं यानी कि जो टीचर बनना चाहते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो बन भी जाते हैं डिग्री लेकर लेकिन सही रूप से वो प्रशिक्षित नहीं होते, मतलब किस प्रकार से पढ़ाना है वो बच्चे को नहीं, वो टीचर को नहीं पता होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षण बेहतर नहीं हो सकता जब तक टीचर क्या हो? वो प्रशिक्षित ना हो। नेक्स्ट है, एक सहायक शिक्षण सामग्री यह भी है। तो इनमें से क्या है वो सहायक सामग्री? तो वो है आपका भ्रमण, गायन, निर्देशन या वाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। भ्रमण भी एक शिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बच्चों को अलग अलग जगह पर ले जाकर बच्चों को सिखाया जाता है, दिखाया जाता है ताकि वो पुस्तकी ज्ञान को क्या कर सके? अपने रियल लाइफ में इन्वॉल्व करके सीख सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अपनी विषयगत समस्याएं सुलझा सकता है। तो किस प्रकार से सुलझा सकता है? पहला, प्रधानाचार्य से बात करके, बच्चों को गृह कार्य देकर, विभागीय बैठक बुलाकर या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों से। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ देखते ही लगा लेना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो टीचर के लिए ट्रेनिंग एडजस्ट करवाई जाती है उसमें यही तो सिखाया जाता है कि नए दौर में हम किस प्रकार से बच्चों को और अच्छे से तरीके से सिखा सकते हैं। तो विषयगत समस्या को सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए? टीचर ट्रेनिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के अंक कम आए, अध्यापक उपचारात्मक सूची में क्या लिखेगा? यानी कि बच्चे के जो अंक है उसके जो है वो कम आए हैं, तो वो अध्यापक आप हो, अपने आप को अध्यापक मानो और इसका आंसर देने की कोशिश करो कि बच्चे के अंक कम आए, आपने अध्यापक होने के कारण आपने उसकी उपचारात्मक सूची यानी कि जो कॉपी थी उसमें क्या लिखा? याद करें, पुनरीक्षण करें, लिखना सीखें या वर्तनी पर ध्यान दें। तो इसका आंसर जो सही होगा, लिखिए जल्दी मुझे क्या होगा इसका आंसर इन चारों में से। याद करें, पुनरीक्षण करें, लिखना सीखें या वर्तनी पर ध्यान दें। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चों के आंसर गलत है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। पुनरीक्षण करें, मतलब बच्चा जो है वो अंक कम लाता है तो आप उसको ये नहीं करेंगे कि याद करें या फिर अपना लिखना सीखें, वहाँ पर पुनरीक्षण करें। बच्चों को लिखना है कि बच्चों को ये पहचान सके कि उसकी गलती कहाँ पर है, वो रीचेक करे, रिवाइज करे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सामग्री के प्रयोग के कारण। तो सहायक सामग्री जो होती है उसके प्रयोग के कारण क्या होता है? पहला, शिक्षक जो होता है वो निश्चिंत रहता है। दूसरा, अपना पूरा वाचिक का कार्य नहीं कर पाता, या शिक्षक उत्साहित रहता है या सहायक सामग्री में उलझ जाता है। तो देखने से ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि शिक्षक जो होता है वो उत्साहित रहता है, क्योंकि सहायक सामग्री से ही हम बच्चे को और अच्छे तरीके से और इफेक्टिव ढंग से पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये था आज का अपना 5th चैप्टर का पहला पार्ट और उससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हुए। ओके, और साथ ही साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहे और आपको और अच्छे से अच्छी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ और आगे भी आपकी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे। ओके।
और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही साथ में अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन ना मिलता हो तो हम वहाँ से आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप जाकर अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप टेलीग्राम चैनल जो है वो यानी कि टेलीग्राम जो ग्रुप वो ऐप होता है उसको डाउनलोड कर लो और सर्च बार में सर्च मारो बिना स्पेस दिए DK गुप्ता, तो आपको पहला ही हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की और वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती रहेगी, पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जाके हमारी भी मोटिवेशन बढ़ती रहे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।